गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृतेश त्रिवेदी और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोग मेन ऑफ दी समय जो कि कम है, हम लोग तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विदेशी कंपनियों के आगमन किस तरह से आए हैं। PDEF पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये हमने आप लोग को बताया था। अब हम लोग इसके आगे आज पढ़ेंगे पोर्टुगल के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का हिस्ट्री में पोर्टुगल्स कब आए थे? 1498 टू 1961। ये लोग सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में यहाँ से गए थे, ये बात ध्यान रखनी है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो 1961 है, इस साल 2021 में इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे गोवा लिबरेशन डे बोला जाता है, जो कि पड़ता है आप लोग का 19 दिसंबर 1961 को। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 300 करोड़ का बजट भी अलॉट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गोवा को। आइए हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं। पोर्टुगीज़ में भैया क्या हुआ? सबसे पहले रिनाउंसिएशन हो गया। रिनाउंसिएशन का मतलब हो गया पुनर्जागरण। वहाँ पे क्या होने लगी? साइंटिफिक खोजें होने लगी, लोगों की थिंकिंग साइंटिफिक हो गई और लोग उसके बारे में नई खोजें की गई वहाँ के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ? वहाँ के जो राजा थे, राजा हेनरी, HENRY, हेनरी द नेविगेटर। इन्हें हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई सारी यात्राएं भेजी थी देश से बाहर, ताकि नई जगह की खोजों के लिए, भारत की खोज के लिए एवं अन्य विदेशी यात्राएं, समुद्री यात्राएं भेजी गई थी। इन्होंने भारत की खोज के लिए 2 यात्राएं भेजी हैं। एक तो पहली तो बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि सिर्फ केप ऑफ गुड होप से होकर लौट आए, गुड। और दूसरी इन्होंने भेजी थी वास्को डी गामा के अंडर में। और वास्को डी गामा जब केप ऑफ गुड होप पहुंचे, तब उन्हें अब्दुल माजिद नाम का एक आदमी मिला, जो कि गुजरात का रहने वाला था। उसने वास्को डी गामा को इंडिया तक का सी रूट बताया। लेकिन जब वास्को डी गामा इंडिया है, तब वहाँ पे जो लोग थे या फिर जिन लोगों का बिजनेस के ऊपर कंट्रोल था, वो थे अरेबियंस ने बहुत ज़्यादा विरोध किया उनके आने का और उनके ट्रेड करने का। अब ये देखते हैं कि इतना तो हो गया, अब इसका एक्सपेंशन कैसे होता है। बात ये होती है, आई तो थी वास्को डी गामा आए थे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, लेकिन बाद में वो एक कंपनी इस्टेब्लिश हो गई, स्टार्ट इंडिया, और उसने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। एक एक करके पॉइंट्स को देखेंगे। रूल करने में सबसे पहले स्टार्ट इंडिया नाम की एक कंपनी इस्टेब्लिश की गई। कहाँ पे? पोर्टुगल में। जब ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई, उस समय इंडिया में किसका शासन था? आइए चलिए, उस समय इंडिया में सिकंदर लोदी का शासन था। कोचीन और कन्नानूर, कोचीन और कन्नानूर में इन्होंने 2 फैक्ट्री स्थापित की। सबसे पहली फैक्ट्री कोई पूछे कहाँ पे स्थापित की गई, तो कोचीन में। दूसरी कहाँ स्थापित की गई, तो कन्नानूर में। आइए हम लोग और नए टॉपिक्स देखते हैं। आइए थोड़ा वास्को डी गामा के बारे में बात की जाए। वास्को डी गामा की जो शिप का नाम था साओ गैब्रियल, जिसके थ्रू वो इंडिया पहुँचे थे, केप ऑफ गुड होप होते हुए। माजिद हुसैन जिसने उनकी हेल्प की थी, और जैमुरिन जो थे वो कलिकट के राजा थे। कलिकट के राजा थे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिया था वास्को डी गामा को, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वास्को डी गामा काली मिर्च दी थी और मसाले, जिससे लेके वो अपनी कंट्री पोर्टुगल गए और वहाँ पे उन्हें 60% तक मुनाफा हुआ। इसके बाद ही से उनका इसके बाद से ही पोर्टुगीज़ का आना इन देश में बढ़ने लगा। अरब प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? अरब प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि अब तक जो मसालों का ट्रेड होता था, वो कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू अरब और इटालियंस के बीच में होता था। फिर इटालियंस उसे पूरे यूरोप में फैलाते थे स्पाइस ट्रेड, लेकिन ये होने की वजह से अब अरब बीच से हट गए और इटली भी बीच से हट गया। अब मसाले डायरेक्ट देश तक पहुंचने लगे थे, इसका विरोध किया गया था।
और जो कि इतना फ़ायदेमंद ट्रेड था इन लोगों के लिए, इसीलिए वास्को डी गामा ने 1502 में सबसे पहले इंडिया आए, फिर उसके बाद वो 1503 में भी इंडिया आए, फिर उन्होंने 1524 में भी इंडिया आए, लेकिन 1524 में उनकी डेथ हो गई, वो भी इंडिया में ही। और उनकी सिमेट्री अभी भी गोवा में स्थापित है। आइए हम लोग और पॉइंट्स देखते हैं। जब पोर्टुगीज़, हाँ जैसा कि मैं बता रहा था कि जब पोर्टुगीज़ इंडिया है तब वहाँ पे मैनुअल का शासन था, और वहाँ के प्रिंस कौन थे? हेनरिच को ही हैनरी भी बोलते हैं। और इंडिया में कौन था? इंडिया में सिकंदर लोदी थे नॉर्थ में, नरसिंह राव द्वितीय थे साउथ में, और महमूद बेदरा गुजरात में। इतनी बातें ध्यान रखने वाली हैं। आइए हम लोग गवर्नर्स के बारे में थोड़ी बातें कुछ जान लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी चुना, ये 3 मेन गवर्नर्स हैं। इसके और बाद और भी हैं, लेकिन हम लोग को 3 मेन इन लोग को जानना है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनी सेंटर बनाया था कोचीन में, और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब उनका ये मानना था कि अगर हम लोग को हिंदुस्तान में टिके रहना है तो हम लोग को हिंदुस्तान के समुद्री क्षेत्र पे अपना कब्जा करना होगा। इसीलिए वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाए ताकि वो अपना दबदबा हिंदुस्तान में बना के रख सकें। दूसरे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने इंडियंस को फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने अपने एम्प्लॉयज़ को इंडियन वुमेन से मैरिज करने के लिए कहा था। इन्होंने सती प्रथा को भी ख़त्म किया था अपने अंडर कंट्रोल में, और इसके अलावा इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार जमाया था। जब इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार किया, उस पर कब्जा किया, तब गोवा के राजा थे यूसुफ शाह। आदिल नहीं यूसुफ शाह थे। अब इसके बाद आते हैं नीनो डी चुन्हा। नीनो डी चुन्हा ने अपने कैपिटल को बदल के गोवा शिफ्ट कर लिया। कहाँ से बदल के गोवा शिफ्ट कर लिया? कोचीन से बदल के गोवा शिफ्ट कर लिया, क्योंकि जो कि कोई गोवा पहले ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में आ गया था पोर्टुगीज़ के कंट्रोल में। तो उनके बाद नीनो डी चुन्हा आए, जिन्होंने अपना सेंटर गोवा शिफ्ट कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये रियल फाउंडर है पोर्टुगीज़ एम्पायर के इंडिया में। ये उन्हें उपाधियाँ दी गई हैं। इसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने लेके क्या है, उन्होंने किया क्या हिंदुस्तान में। आइए इधर देखते हैं कंट्रीब्यूशंस। उन लोगों के कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। फर्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो स्थापित की गई थी। कहाँ? गोवा में। पहला चर्च ये भी पोर्टुगीज़ के अंडर में ही स्थापित किया गया था। पहला चर्च, अच्छा ये कौन सी स्टाइल का बना हुआ था इन लोगों का पहला चर्च? गॉथिक स्टाइल का था। और इसके जो पहले प्रीस्ट थे उनका नाम था फ्रांसिस्को जैकोबिन्स। और इसके अलावा और क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? कई तरह की फसलें वो भारत में आई। कौन कौन सी फसलें? तंबाकू, पेपर, पोटैटो, रेड पेपर है, ये आपकी रेड पेपर है, लाल मिर्चें हैं, आलू, टमाटर, अल्फांसो मैंगो और कॉर्न, ये सब चीज़ें थी। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि साइकोलॉजी के ऊपर कि तंबाकू क्यों लेके आए। देखिए, जब तक लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती है तब तक वो लोग वो चीज़ें क्यों लेंगे। तंबाकू यहाँ पे लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों को तंबाकू की लत लगानी थी। उन्होंने लत लगाई, लोगों को फिर तंबाकू की ज़रूरत पड़ने लगी और तंबाकू का उत्पादन वो अपने आप वो लोग करने लगे। ये भी एक रीज़न है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं किया गया था, ऐसा चाइना में भी किया गया था, द अफीम वॉर ऑफ चाइना। इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉल ऑफ द पोर्टुगीज़। भैया फॉल क्यों हो गए, इतना ध्यान रखना है कि जब पोर्टुगल लिबरेट हुआ 19 दिसंबर 1961 में, तब वहाँ गवर्नर थे बोसा, उनका नाम बोसा था। और मैनुअल एंटोनियो उसके बाद भी गवर्नर बने रहे। ये कब तक गवर्नर बने रहे? 1958 तक। मैनुअल एंटोनियो 1958 तक ये लास्ट गवर्नर थे।
लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लास्ट गवर्नर थे गोवा के इंडिपेंडेंस के, वो बूसा थे। और कुछ पॉइंट्स देखे जाएँ, कार्टरेज आर्मिडा ये एक तरीके की पॉलिसी थी जिसके थ्रू जिसके अंदर ये था कि अगर किसी को भी समुद्री यात्रा तय करनी है तो उन्हें टैक्स पे करना होगा, कार्टरेज पे करना होगा पोर्टुगीज़ कंपनीज़ को। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कार्टरेज आर्मिडा उन शिप्स को यूरोप से बाहर, उन शिप्स को इंडिया से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोपियन कंपनीज़, पोर्टुगल के अलावा और भी सारी कंपनियों का भारत में आगमन होने लगा, इंग्लिश, फ्रेंच, डचेस। तो इन लोगों का क्या हुआ, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया भाई, कॉम्पिटिटर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। सब लोग आ रहे हैं बिजनेस करने, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्या किए जाएंगे। और सबको अपना अधिकार भी जमाना था। अब तक तो उन लोगों का मोटिव चेंज हो गया था, तब तो वो लोग कंपनी रह ही नहीं गए थे, अब तो उन लोगों को वहाँ पे शासन करना था। तो यही सारे कुछ रीज़न से रिलीजियस इनटॉलरेंस, ये क्या था, रिलीजियस इनटॉलरेंस मतलब वो कि असहिष्णु थे धर्म को लेके। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। सेंट जेवियर्स उन्हीं के समय पे आए थे हिंदुस्तान में तो अपने धर्म का प्रचार करने। तो फिर और उन्हें कोई और धर्म, इनटॉलरेंस का मतलब ये हो कि उन्हें किसी और धर्म को मानना या बर्दाश्त करना मंजूर नहीं था। वो धर्म परिवर्तन में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपके साथ अगला वीडियो लेके आऊँगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत जल्द, तो फिर तैयार रहिएगा। बस यही है, इतना ही है जो मैंने बोला, इतना दे रहे हैं। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इम्पोर्टेंट, मैं बीच में डच को क्यों छोड़ रहा हूँ, डच को इसलिए छोड़ रहा हूँ, डच में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ होगा 1 या 2 लाइन तो मैं वो आपको बता दूंगा, नहीं तो अगला वीडियो आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और इतने ही में आएगा, शॉर्ट करके सब आराम से बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने अपना बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस का एग्ज़ाम भी दिया है, जो कि मेरे पास अभी समय नहीं, इसलिए मैं पूरे कंटेंट और अच्छी तरीके से आपके सामने अभी पेश नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतना जितना मैंने पेश किया है आज, मैं इतनी गारंटी देता हूँ क्वेश्चन इसी में से बनेगा। पोर्टुगीज से अगर आता तो इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है आपका, आप इस पर रिलैक्स हो सकते हैं। और इसके बाद मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं बहुत जल्द, मैं टाइम क्या मिलेगा, मैं टाइम निकाल के आऊँगा आप लोग के लिए। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, जो इतना ही बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी पूरा कंटेंट होगा। और जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, आप लोग का समय नहीं बर्बाद करूँगा। धन्यवाद।